So now, today we will talk about the discovery of neutron. In the previous sessions, we talked about the discovery of electron and discovery of proton. And we have done the complete historical background, कैसे नेगेटिव चार्ज का पता चला, फिर कैसे जब नेगेटिव चार्ज का पता चला, जब ये कंफर्म हुआ कि मैटर के अंदर कोई नेगेटिव पार्टिकल होता है, जो बाद में इलेक्ट्रॉन प्रूव हुआ, तो जब ये पता चला कि मैटर के अंदर कोई नेगेटिव पार्टिकल होता है तो कोई पॉजिटिव पार्टिकल भी होना चाहिए। और वो पॉजिटिव पार्टिकल क्या हो सकता है ये पता किया गोल्डस्टीन ने, और उसको बाद में हमने प्रूव किया एज अ प्रोटॉन। ठीक है, तो ये चार्ज पार्टिकल्स थे तो इनका डिटेक्शन बहुत इजी था, राइट। जो थर्ड फंडामेंटल पार्टिकल है न्यूट्रॉन, दैट वाज नॉट डिस्कवर्ड फॉर द लॉन्ग टाइम, राइट। इफ यू से 1886 प्रोटॉन का डिस्कवरी, 1897 इलेक्ट्रॉन का डिस्कवरी, और 1932 इज द डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन। तो न्यूट्रॉन की डिस्कवरी में बहुत ज्यादा टाइम लगा क्योंकि न्यूट्रॉन एक न्यूट्रल पार्टिकल है एंड इट कुड नॉट बी डिटेक्टेड एंड नो वन कुड थिंक अबाउट इट। तो फिर एक क्वेश्चन छोटा सा यहां से वापस अराइज होता है कि ये जो न्यूट्रॉन का आइडिया कैसे डेवलप हुआ होगा, हाउ वी थॉट दैट सम न्यूट्रल पार्टिकल मस्ट ऑल्सो बी प्रेजेंट। ठीक है, तो आज हम पहले न्यूट्रॉन की डिस्कवरी के बारे में बात करेंगे। न्यूट्रॉन की डिस्कवरी के बाद हम रदरफोर्ड्स मॉडल ऑफ एटम के डिस्कशन पे जाएंगे। तो फर्स्ट टॉपिक ऑफ द डिस्कशन इज द डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन। बिफोर आई स्टार्ट विद द डिस्कवरी ऑफ द न्यूट्रॉन, हम एक छोटा सा टॉपिक डिस्कस करेंगे, दैट इज अल्फा पार्टिकल, राइट। बिकॉज इन कमिंग टू एक्सपेरिमेंट्स, दैट इज डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन एंड द डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस, यानी रदरफोर्ड का एक्सपेरिमेंट और चैडविक का एक्सपेरिमेंट, दोनों ही एक्सपेरिमेंट्स में हमें अल्टीमेटली अल्फा पार्टिकल्स को यूज करना है। ठीक है, तो पहले हम अल्फा पार्टिकल को इंट्रोड्यूस करते हैं और उसके बाद हम एक्सपेरिमेंट डिस्कस करेंगे related to the discovery of neutron. So let's start with the first part, that is the discovery of neutron. See, we are taking here alpha particle. What is alpha particle? Alpha particle, that time it was not known. जब ये रदरफोर्ड का एक्सपेरिमेंट हो रहा था तो इन द रदरफोर्ड्स एक्सपेरिमेंट उसी वक्त पे मैरी क्यूरी का रेडियो एक्टिविटी डिस्कवर हुआ था। तो वी न्यू अबाउट द थ्री टाइप्स ऑफ कंडीशंस ऑफ रेडियो एक्टिविटी, अल्फा पार्टिकल, बीटा पार्टिकल्स एंड गामा रेज। ये तीन तरह के पार्टिकल्स होते हैं। ठीक है, तो उसमें से अल्फा पार्टिकल्स का हम डिस्कशन कर रहे हैं। दैट टाइम जब रदरफोर्ड ने एक्सपेरिमेंट किया, चैडविक ने एक्सपेरिमेंट किया, इट वाज नॉट नोन दैट व्हाट इज अल्फा पार्टिकल, right? But now we know what is alpha particle. Alpha particle is basically a helium nucleus. What do we mean by the helium nucleus? See, atom of helium has two protons and two neutrons. So there are, in the helium atom, there are two protons in the nucleus as well as there are two neutrons present. और एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन का जो अप्रोक्सीमेट मास होता है, मास ऑफ वन प्रोटॉन एंड वन न्यूट्रॉन इज अप्रोक्सीमेटली 1 AMU। ठीक है, तो देर आर mass of proton is nearly equal to the mass of neutron is nearly equal to 1 AMU। ठीक है, तो यहां पे हमारे पास दो प्रोटॉन है न्यूक्लियस के अंदर, ये न्यूक्लियस है, और इस न्यूक्लियस में हमारे पास है दो प्रोटॉन और दो न्यूट्रॉन। तो इसका मास कितना हो जाएगा? 4 AMU, 4 एटॉमिक मास यूनिट। और हीलियम के पास होते हैं दो इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो ये पूरा 2 यूनिट पॉजिटिव ऑन द न्यूक्लियस एंड 2 यूनिट नेगेटिव ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो टोटल क्या हो जाएगा?
atom of helium is neutral. ठीक है. Now what I do is I remove 2 electrons from the helium. 2 electron removed. जब हम इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव कर देंगे तो हमारे पास क्या बचेगा? हमारे पास न्यूक्लियस में होंगे 2 प्रोटॉन और हमारे पास क्या होगा? 2 न्यूट्रॉन. ठीक है. और इसको हम कहेंगे हीलियम न्यूक्लियस. ठीक है. हाउ मेनी प्रोटॉन्स आर देयर? देयर आर 2 प्रोटॉन्स आर प्रेजेंट. हाउ मेनी प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन, मतलब इसका एटॉमिक मास कितना होगा अप्रोक्सीमेटली? तो प्रोटॉन का मास 1 एमयू, न्यूट्रॉन का मास भी 1 एमयू, तो टोटल 4 पार्टिकल है तो मास होगा अप्रोक्सीमेटली 4 एमयू. और उसके साथ में ये now there are electrons are removed. Once you have removed the electron, the left out charge is only positive. तो अगर हम एक प्रोटॉन का चार्ज कंसीडर करते हैं 1 यूनिट, और तो फिर टोटल 2 प्रोटॉन का चार्ज कितना हो जाएगा? 2 यूनिट. नाउ बी क्लियर अबाउट वन स्मॉल थिंग. स्मॉलेस्ट पॉसिबल चार्ज, smallest possible charge is a 1.602 into 10 raised to the power minus 19 कूलम. ये सबसे कम मिनिमम पॉसिबल चार्ज है और इस मिनिमम पॉसिबल चार्ज को हमने कहा 1 यूनिट चार्ज. ठीक है. तो प्रोटॉन का चार्ज कितना होता है? 1 यूनिट. न्यूट्रॉन का, इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है? 1 यूनिट. तो यहां पे 2 प्रोटॉन है तो 2 प्रोटॉन का कलेक्टिव चार्ज कितना हो जाएगा? +2. तो ये जो पार्टिकल है ये होता है अल्फा पार्टिकल. सो वी कैन से अल्फा पार्टिकल is emitted during radioactive decay of the substance. कोई भी रेडियो एक्टिव सब्सटेंस होगा उसमें से अल्फा पार्टिकल्स एमिट होंगे एंड इट हैज 2 यूनिट पॉजिटिव चार्ज, मतलब जितना प्रोटॉन का चार्ज होता है उसका डबल चार्ज है, एंड 4 AMU मास. तो शॉर्ट में अल्फा पार्टिकल क्या होता है? अल्फा पार्टिकल का जो मास होता है वो हाइड्रोजन एटम का ऑलमोस्ट 4 टाइम होता है और अल्फा पार्टिकल का जो चार्ज होता है वो प्रोटॉन का डबल होता है. तो प्रोटॉन का डबल चार्ज और हाइड्रोजन एटम का 4 टाइम्स मास, ये होता है अल्फा पार्टिकल. और ये कैरेक्टरिस्टिक हमारे हीलियम न्यूक्लियस से मैच करते हैं. तो अब हम ये कह सकते हैं कि हीलियम न्यूक्लियस इज द अल्फा पार्टिकल. राइट. तो ये हमने बेसिक इंट्रोडक्शन किया है अबाउट द अल्फा पार्टिकल्स. आवर मेन टॉपिक वाज नॉट अल्फा पार्टिकल. आवर मेन टॉपिक वाज एक्चुअली द डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन, चैडविक का एक्सपेरिमेंट. अब एक बात समझो ध्यान से. हाउ कम द आइडिया ऑफ द न्यूट्रॉन डेवलप्ड? ठीक है. तो न्यूट्रॉन का आइडिया डेवलप करने के लिए एक सिंपल सा लॉजिक है कि अकॉर्डिंग टू टिल नाउ वी हैव 2 पार्टिकल्स, one is electron and another is proton. इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होता है, जो इलेक्ट्रॉन का जो मास होता है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.109 into 10 raised to the power minus 28 ग्राम होता है. और प्रोटॉन का जो मास है वो है 1.672 into 10 raised to the power minus 24 ग्राम. और हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था कि जो इलेक्ट्रॉन है वो प्रोटॉन के कंपैरिजन में 1000
837 टाइम्स लाइटर होता है। इसका मतलब मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नेग्लिजिबल विथ कंपेयर टू द मास ऑफ प्रोटॉन। इसका मतलब अगर हम ये कंसिडर करते हैं कि एटम के अंदर दो ही पार्टिकल प्रेजेंट होते हैं, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन, ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन का मास नेग्लिजिबल है, तो मास ऑफ एटम should be mainly because of proton. So in this case mass of atom should be approximately equal to the mass of proton, right? Now if you talk about the helium atom, helium, it has two proton and it has two electron. अज्यूम करो कि न्यूट्रॉन डिस्कवर अभी तक नहीं हुआ है। अगर न्यूट्रॉन डिस्कवर नहीं हुआ है तो आई कैन नॉट कमेंट एनीथिंग ऑन न्यूट्रॉन, बट प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन डिस्कवर हो गए हैं, तो हम ये अज्यूम करते हैं कि इस वक्त एटम में दो ही पार्टिकल हैं, एक प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन। हीलियम के पास होते हैं टू प्रोटॉन्स और टू इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन का मास नेग्लिजिबल होता है, तो जो प्रोटॉन का मास है वही हमारे लिए मास ऑफ एटम होगा। सो मास ऑफ हीलियम should be approximately equal to 2 AMU, right? So what we are saying is mass of helium should be approximately 2 AMU, but originally the mass of helium is found as 4 AMU, but mass of helium atom is equal to 4 AMU. तो यहां से आइडिया डेवलप हुआ जब हमने देखा कि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन को यूज करके हम एटॉमिक न्यूट्रलिटी तो प्रूव कर सकते हैं, लेकिन हम उस कंडीशन में ये प्रूव नहीं कर पाएंगे कि एटम का जो मास है वो कहां से आता है। आई रिपीट, बाय यूजिंग द कंसेप्ट ऑफ प्रोटॉन and electron we can explain the electrical neutrality, but we cannot explain the mass of the atom. That means there has to be some neutral particles present in the atom which are responsible for the mass of the atom, and that is how the idea of atomic mass was developed. So now atomic mass idea was developed, and to explain it further the neutron was discovered. अब हम एक बार देखते हैं चैडविक का एक्सपेरिमेंट। चैडविक एक्सपेरिमेंट he bombarded the beryllium with alpha particle। ये बेरिलियम का पार्टिकल है, बेरिलियम का एटम है। बेरिलियम के एटम में जो बेरिलियम के पास नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं वो 4 होते हैं, लेकिन इसका जो एटॉमिक मास होता है वो 9 AMU होता है, राइट? और जब उन्होंने बेरिलियम के शीट पे, बेरिलियम की थिन फॉइल पे, बेरिलियम के एटम्स पे उन्होंने बॉम्बार्डमेंट किया अल्फा पार्टिकल्स का, अल्फा पार्टिकल्स का, और ऑब्जर्व किया अल्फा पार्टिकल्स का। हमें पता है इसमें जो मास होता है, जो इनमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं वो 2 होते हैं, और मास इनका 4 AMU होता है, और इन पे चार्ज होता है
+2 यूनिट। सो बेरिलियम न्यूक्लियस पे जब अल्फा पार्टिकल से बॉम्बार्डमेंट किया तो इट वाज ऑब्जर्व दैट अलोंग विद अ न्यू एटम some radiations are also produced, right? So beam of particles, see basic idea क्या है, बेरिलियम के ऊपर अटैक किया अल्फा पार्टिकल से। जब अल्फा पार्टिकल से अटैक किया तो उन्होंने ऑब्जर्व किया अटैक करने के बाद सम बीम ऑफ पार्टिकल्स इज ऑल्सो बीइंग प्रोड्यूस्ड। ठीक है, अब देखो ध्यान से, ये जो बीम ऑफ पार्टिकल है, दिस बीम ऑफ पार्टिकल इज not affected by electric or मैग्नेटिक फील्ड। ये जब किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड से पास करते हैं तो ये बीम ऑफ पार्टिकल जो प्रोड्यूस हुई है वो अफेक्ट नहीं होती है। इसका मतलब इट हैज टू बी न्यूट्रल पार्टिकल, राइट? एंड वन मोर थिंग, 4 प्रोटॉन प्लस 2 प्रोटॉन, 4 प्रोटॉन प्लस 2 प्रोटॉन, टोटल कितने प्रोटॉन्स हो गए? 6। ध्यान से देखो, बेरिलियम के पास कितने प्रोटॉन्स थे? 4। और अल्फा पार्टिकल्स के पास कितने प्रोटॉन्स हैं? 2। तो टोटल प्रोटॉन्स कितने हो गए? 6। टोटल प्रोटॉन 6 मतलब एटॉमिक नंबर 6। और अगर एटॉमिक नंबर 6 है तो प्रोड्यूस होने वाला एलिमेंट क्या हुआ? कार्बन। और कार्बन का स्टैंडर्ड एटॉमिक मास कितना होता है? 12। जबकि आपने जो पार्टिकल यूज किए थे स्टार्टिंग में, रिएक्टेंट पार्टिकल, इन रिएक्टेंट पार्टिकल्स का मास कितना हो रहा था? 4 AMU is the mass of alpha particle, 9 AMU is the mass of 9 AMU is the mass of बेरिलियम। तो टोटल कितना हो गया? 13 AMU। लेकिन यहां पे कार्बन का मास कितना आ रहा है? 12 AMU। इसका मतलब इसके साथ में जो बीम ऑफ पार्टिकल प्रोड्यूस हो रही है, इस पार्टिकल का मास कितना हो जाएगा? 1 AMU। ठीक है, सो दैट इज हाउ इट वाज फाउंड कि जब हमने बेरिलियम के ऊपर अल्फा पार्टिकल्स को एमिट किया तो अल्फा पार्टिकल को बेरिलियम न्यूक्लियस ने एब्जॉर्ब कर लिया और कुछ मास वाले पार्टिकल्स, न्यूट्रल पार्टिकल्स का रिलीज किया। बेसिकली आप ये कह रहे हो कि ये आपके पास है बेरिलियम का न्यूक्लियस और ये अल्फा पार्टिकल से आपने इसमें बॉम्बार्डमेंट किया तो बेरिलियम के न्यूक्लियस ने अल्फा पार्टिकल को एब्जॉर्ब कर लिया और एब्जॉर्ब करके कुछ बीम ऑफ पार्टिकल्स को एमिट किया। तो ये जो बेरिलियम था, इस बेरिलियम के ऊपर हमने अटैक किया अल्फा पार्टिकल का, तो बेरिलियम के न्यूक्लियस ने अल्फा पार्टिकल्स को एब्जॉर्ब कर लिया और अल्फा पार्टिकल्स को एब्जॉर्ब करके कुछ बीम ऑफ पार्टिकल्स रिलीज किए। ये जो बीम ऑफ पार्टिकल रिलीज किए, दे आर नॉट अफेक्टेड बाय इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड, सो दे आर न्यूट्रल। अब अल्फा पार्टिकल का मास था 4 AMU और बेरिलियम का मास था 9 AMU। तो टोटल ये जो नया पार्टिकल बना इसका मास कितना होना चाहिए था? 13, लेकिन इसका मास निकला 12। इसका मतलब ये जो पार्टिकल साथ में प्रोड्यूस हो रहा है इसका मास हो गया 1 AMU। सो दैट मीन्स बेरिलियम के न्यूक्लियस के अंदर से एक पार्टिकल निकला, क्योंकि जब अल्फा पार्टिकल आया ना तो अल्फा पार्टिकल ने उसको अटैक किया तो उसके अंदर ऑलरेडी कोई पार्टिकल प्रेजेंट था जो पुश होके बाहर निकल गया। वो बेरिलियम में प्रोड्यूस नहीं किया, वो बेरिलियम के न्यूक्लियस के अंदर ऑलरेडी वो पार्टिकल था। तो सोचो, ये बेरिलियम का न्यूक्लियस, ये अल्फा पार्टिकल ने जाके इस पे अटैक किया। जब इसने इस पे जाके अटैक किया तो बेरिलियम के न्यूक्लियस में से एक पार्टिकल जो ऑलरेडी प्रेजेंट था वो स्ट्राइक आउट होके बाहर निकल गया। ठीक है, एक स्पेस है, छोटा सा स्पेस, उसमें मैंने एक पार्टिकल्स को थ्रो किया, जो पार्टिकल यहां जाके फिक्स हुआ तो जो ऑलरेडी पार्टिकल यहां प्रेजेंट था वो पुश होके बाहर निकल गया। मतलब वो कोई नया पार्टिकल नहीं है, इट वॉज ऑलरेडी प्रेजेंट इन द बेरिलियम न्यूक्लियस। तो इसका मतलब
एटम के अंदर कुछ ऐसे पार्टिकल भी प्रेजेंट थे, बेरिलियम के एटम के अंदर कुछ ऐसे पार्टिकल भी प्रेजेंट थे जिनका मास तो प्रोटॉन के मास के ऑलमोस्ट इक्वल है, लेकिन उनका जो चार्ज है वो जीरो है. दोज न्यूट्रल पार्टिकल्स वर नेम्ड एज न्यूट्रॉन. सो दैट इज हाउ द डिस्कवरी ऑफ द न्यूट्रॉन वॉज कंडक्टेड. ठीक है. सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट दिस. The mass of nucleus is not decided by the number of protons alone. अगर हम ये कंसिडर करते हैं कि एटम के अंदर ओनली प्रोटॉन है और इलेक्ट्रॉन है, तो हम एटॉमिक मास को एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे. फ्रॉम हियर वी हैड अ डाउट दैट सम न्यूट्रल पार्टिकल मस्ट ऑल्सो बी प्रेजेंट इन द एटम. ठीक है. हीलियम न्यूक्लियस कंटेन्स 2 protons while hydrogen atom contains 1 proton. Yet helium atom has a 4 times heavier than hydrogen. मैंने आपको जैसे बताया था, हीलियम का जो मास होता है, हीलियम के पास 2 प्रोटॉन है. इलेक्ट्रॉन का मास तो नेग्लिजिबल होता है. इलेक्ट्रॉन का मास नेग्लिजिबल है, तो जो भी मास होगा दैट ऑफ एटम, दैट इफ यू कंसीडर कि इट इज बिकॉज ऑफ प्रोटॉन, तो हीलियम के पास 2 प्रोटॉन है, तो हीलियम का मास होना चाहिए 2 mu, बट हीलियम का एक्चुअल मास होता है 4 mu. That was the problem, right? This fact proves that there may be some particles having mass but not charge. क्योंकि चार्ज तो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन ने मिलकर न्यूट्रल कर दिया. प्रॉब्लम चार्ज का नहीं है, प्रॉब्लम मास का है. इसका मतलब एटम में कोई ऐसा पार्टिकल होता है जिसके पास चार्ज तो नहीं होता लेकिन मास होता है, right? Neutron has a mass almost same as that of the proton, and it has 1838 times heavier the mass of the electron. Helium nucleus contains 2 protons, 2 neutrons, and its mass is 4 times that of the alpha particle, and it is 2 unit positive charge. तो ये अल्फा पार्टिकल मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया. अल्फा पार्टिकल के अंदर, न्यूक्लियस के अंदर होते हैं 2 प्रोटॉन, और साथ में इसमें अल्फा पार्टिकल के अंदर होते हैं 2 न्यूट्रॉन. तो 2 प्रोटॉन है और 2 न्यूट्रॉन भी है, तो मास हो जाएगा 4. और इलेक्ट्रॉन नहीं है और एक प्रोटॉन का चार्ज होता है +1 यानी 1 यूनिट चार्ज, तो 2 प्रोटॉन का चार्ज हो जाएगा +2 यानी 2 यूनिट पॉजिटिव चार्ज. सो दैट इज, स्टार्टिंग में हमने ऑलरेडी अल्फा पार्टिकल डिस्कस कर लिया था. तो दैट इज अबाउट द डिस्कवरी ऑफ द प्रोटॉन न्यूट्रॉन. तो अभी हमने बेसिकली तीनों पार्टिकल्स को डिस्कवर कर लिया. वी हैव डिस्कवर्ड प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन एंड न्यूट्रॉन. अब इनके जनरल कैरेक्टरिस्टिक डिस्कस कर लेते हैं. दिस आर द पॉइंट्स टू रिमेंबर. वीडियो को पॉज करके इन कैरेक्टरिस्टिक्स को कॉपी कर लो. एटम में 3 फंडामेंटल पार्टिकल, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, राइट? इलेक्ट्रॉन बाय J.J. Thomson in year 1897. Again I repeat one more time, मैटर के अंदर नेगेटिव पार्टिकल होते हैं, ये सबसे पहले डिटेक्ट हुआ था थ्रू द कैथोड रे ट्यूब एक्सपेरिमेंट. लेकिन उस पार्टिकल के कैरेक्टरिस्टिक्स J.J. थॉमसन ने 1897 में प्रूव किए थे, इसलिए हम इसको ईयर 1897 का डिस्कवरी शो कर रहे हैं. बट एटम में इलेक्ट्रॉन होते हैं, दैट वी हैड कम टू नो आफ्टर 1880. 1879 में विलियम क्रुक के एक्सपेरिमेंट के बाद ये आइडिया आ गया था कि एटम के अंदर न्यूट्रल पार्टिकल्स, नेगेटिव पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं. इसीलिए गोल्डस्टीन ने, नेक्स्ट आता है प्रोटॉन बाय गोल्डस्टीन in 1886. परफोरेटेड कैथोड रे ट्यूब एक्सपेरिमेंट से इसको एक्सपेंड किया. और न्यूट्रॉन बाय चैडविक इन ईयर 1932.
सिंबल इलेक्ट्रॉन को शो करेंगे दिस -1, प्रोटॉन +1, न्यूट्रॉन 0 चार्ज। एब्सोल्यूट मास, प्रोटॉन का इलेक्ट्रॉन का मास है 9.109 इंटू 10⁻28, प्रोटॉन का मास है 1.763 इंटू 10⁻24 ग्राम, और न्यूट्रॉन का मास है 1.675 इंटू 10⁻24। अब देखो, वी नो दैट 1 AMU, 1 atomic mass unit is equal to 1.66056 into 10⁻24 ग्राम। तो mass of electron in gram divided by 1.66056 into 10⁻24 will give you mass of electron in AMU। तो अगर आपको इलेक्ट्रॉन के मास को AMU में कन्वर्ट करना है तो आप क्या कर सकते हो, उसका जो ग्राम में मास है उसको AMU से डिवाइड कर। सिमिलरली यू कैन डू फॉर द न्यूट्रॉन ऑल्सो एंड प्रोटॉन ऑल्सो। तो जो AMU में मास आता है वो प्रोटॉन का AMU में मास 1.00723, इलेक्ट्रॉन का मास 0.00054 और अप्रोक्सीमेटली राउंड ऑफ करेंगे तो 5.55, और मास ऑफ न्यूट्रॉन जो आएगा वो 1.0083 AMU। तो हम ये कह सकते हैं दैट मास ऑफ प्रोटॉन इज अप्रोक्सीमेटली मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 1 AMU, अगर हम 2 डेसिमल पॉइंट तक ही वैल्यू शो करते हैं। और हमारे पास है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है 0.00054 और राउंड ऑफ करने के बाद 55 AMU। ठीक है, तो जो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा वो नेग्लिजिबल होगा कंपेयर टू द मास ऑफ प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन। दैट इज द रीजन प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, जो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा दैट विल बी नेग्लिजिबल कंपेयर टू द मास ऑफ प्रोटॉन एंड मास ऑफ न्यूट्रॉन। दैट इज द रीजन प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स आर मेनली responsible for the mass of the atom। इलेक्ट्रिक चार्ज ESU में प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का चार्ज सेम होता है 4.803 इंटू 10⁻⁻10 ESU, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। इलेक्ट्रॉन का चार्ज माइनस में और प्रोटॉन का चार्ज प्लस में, राइट। कूलम में चार्ज सेम होता है, सेम 1.602 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। इलेक्ट्रॉन नेगेटिव, प्रोटॉन पॉजिटिव। दिस मास ऑफ द प्रोटॉन एंड मास ऑफ न्यूट्रॉन इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 1 AMU। तो मैं ऐसे शो कर सकता हूं कि जो इलेक्ट्रॉन है इसका चार्ज तो 1 यूनिट है लेकिन इसका मास नेग्लिजिबल है। जो प्रोटॉन है इसका चार्ज 1 यूनिट है और इसका मास भी अप्रोक्सीमेटली 1 AMU है। न्यूट्रॉन है इसका चार्ज 0 है लेकिन इसका मास अप्रोक्सीमेटली 1 AMU। So this is the table you need to learn, points to remember, right? Now let's talk about one more important point. We have done the discovery of protons, neutron and electron. एक additional point discuss करते हैं, origin of cathode rays and anode rays. This topic is not directly required because we have already discovered the proton, neutron and electron. Still, origin कहां से होता है? तो ये हम वापस एक डिस्चार्ज ट्यूब लेते हैं। इस डिस्चार्ज ट्यूब में ये 50 सेंटीमीटर लॉन्ग ग्लास ट्यूब है और ये 50 सेंटीमीटर लॉन्ग ग्लास ट्यूब में 2 टर्मिनल पे है, एक पे नेगेटिव टर्मिनल है कैथोड और एक पे पॉजिटिव टर्मिनल है एनोड, और अंदर गैस फिल्ड है एट वेरी लो प्रेशर और बाहर हमने अप्लाई किया है 10,000 वोल्ट।
नाउ व्हाट हैपेंस इज, ध्यान से देखना, ये कैथोड, ठीक है, और ये एनोड। सो कैथोड रे पार्टिकल का मतलब क्या हुआ? कैथोड रे पार्टिकल का मतलब हुआ इलेक्ट्रॉन। तो यहां से, और ये अंदर हमारे के अंदर गैस फील्ड है, सपोज मैंने अंदर हीलियम गैस फिल किया है, तो ये उसका न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस इज पॉजिटिवली चार्ज्ड, और ये इसमें इलेक्ट्रॉन है, हीलियम गैस फिल्ड है, ठीक है। इस अरेंजमेंट में कैथोड रे कहां से प्रोड्यूस होती है और एनोड रे कहां से प्रोड्यूस होती है? इफ यू रिमेंबर अ पॉइंट, मैंने आपसे बताया था कि एनोड रेस के केस में एनोड को चेंज करने से, गोल्ड का एनोड यूज कर लो, सिल्वर का एनोड यूज कर लो, या किसी और मेटल का एनोड यूज कर लो, तो एनोड रेस के चार्ज मास रेशियो पे कोई फर्क नहीं पड़ता, राइट। एनोड रेस के चार्ज मास रेशियो पे कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे आप कोई भी एनोड यूज करो, लेकिन E/m ऑफ एनोड रेस डिपेंड अपॉन द गैस। इसका मतलब जो एनोड रेस है वो गैस से प्रोड्यूस होती है, क्योंकि उनका जो चार्ज मास रेशियो है वो गैस पे डिपेंड करता है। एंड टुडे वी आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड कि वो कैसे होता है, ठीक है। चलो, तो कैथोड रेस से रिलीज होंगे, यहां से रिलीज होंगे नेगेटिव पार्टिकल इलेक्ट्रॉन, ठीक है। मतलब कैथोड रे ओरिजिनेटेड, कैथोड रे पार्टिकल originated from कैथोड। और जब ये कैथोड रे पार्टिकल जाके इस एटम पे स्ट्राइक करेंगे, ये वही इलेक्ट्रॉन्स हैं जो कैथोड से रिलीज हुए थे, और उन्होंने जाके हीलियम के एटम को स्ट्राइक किया, और हीलियम के एटम में जाके इलेक्ट्रॉन से स्ट्राइक किया। जब इलेक्ट्रॉन से स्ट्राइक किया तो ये हीलियम के इलेक्ट्रॉन्स भी बाहर आ गए, मतलब ये सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन हो गए। तो वी कैन से कैथोड रेज आर ओरिजिनेटेड फ्रॉम कैथोड एंड फ्रॉम गैस filled inside, ठीक है। अब ध्यान से देखना, ये एनोड रेस जो है, एनोड है, यहां से कोई पॉजिटिव पार्टिकल प्रोड्यूस नहीं हुआ, नथिंग हैज बीन प्रोड्यूस। लेकिन आप खुद सोच के देखो, अगर हीलियम के एटम में से, जिसके पास 2 प्रोटॉन है, आपने 2 इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकाल दिया, अगर 2 इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल दिया तो आपके पास बचेगा हीलियम एंड 2 इलेक्ट्रॉन्स आर रिमूव्ड, तो चार्ज होगा बिकॉज ऑफ 2 प्रोटॉन्स। पहले तो न्यूट्रल था ना, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन का चार्ज -2 और 2 प्रोटॉन का चार्ज +2, तो टोटल न्यूट्रल था। लेकिन अब 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव हो गए, जब 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव हो गए तो सिर्फ चार्ज रह गया +2, मतलब पॉजिटिव पार्टिकल प्रोड्यूस हो गया। और ये पॉजिटिव पार्टिकल जो प्रोड्यूस हुआ है, ये बिकॉज ये पॉजिटिव है, ये ट्रेवल करेगा टुवर्ड्स नेगेटिव टर्मिनल। तो हमने क्या कंक्लूड किया, कैथोड रेज आर प्रोड्यूस्ड और ओरिजिनेटेड फ्रॉम कैथोड एज वेल एज द गैस फील्ड इनसाइड। तो ये हीलियम का एटम है, इस हीलियम के एटम के अंदर या किसी भी गैस के एटम के अंदर न्यूक्लियस है, और बाहर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है। कैथोड रेज से या कैथोड से कुछ इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस हुए, इलेक्ट्रॉन रिलीज हुए रादर, और ये इलेक्ट्रॉन ने जाके एटम को स्ट्राइक किया। एटम को स्ट्राइक किया तो नॉट नेसेसरीली ऑल, बट सम ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स आर रिलीज। जो सबसे बाहर वाले शेल के इलेक्ट्रॉन थे, जो बहुत न्यूक्लियस से दूर थे, उन इलेक्ट्रॉन को स्ट्राइक करके बाहर निकाल दिया। तो कुछ इलेक्ट्रॉन तो आए कैथोड से, और कुछ इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस हुए गैस से, एंड दैट इज द रीजन कैथोड रेज आर बीइंग प्रोड्यूस फ्रॉम द कैथोड एज वेल एज फ्रॉम द गैस फील्ड इनसाइड, दोनों जगह से प्रोड्यूस हो रहा है, समझ में।
जबकि जब इलेक्ट्रॉन निकल गए तो इस पार्टिकल पे पॉजिटिव चार्ज रह गया। अभी जो पॉजिटिव पार्टिकल है ये कैथोड की तरफ जाएगा, ठीक है। तो ये जो पॉजिटिव पार्टिकल कैथोड की तरफ जाएगा इसको हम बोलेंगे एनोड रे। सो वी कैन से एनोड rays are produced from gas filled inside। और इसीलिए जब भी आप हीलियम की जगह अगर हाइड्रोजन गैस यूज करोगे, ध्यान से सुनना, कैथोड रेस कहां से प्रोड्यूस हुए? फ्रॉम कैथोड as well as from the gas filled inside, but every time what is being produced? Every time electron is being produced। इलेक्ट्रॉन का चार्ज और मास दोनों कांस्टेंट होते हैं, इसलिए E by m चार्ज मास का रेशियो भी कांस्टेंट होता है, ठीक है। और अगर आप एनोड रेस की बात करोगे तो एनोड रेस एक्चुअली क्या होती है? गैस में से इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद, गैस में से इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद जो पॉजिटिव पार्टिकल बचता है वो पॉजिटिव पार्टिकल एनोड रे की तरफ बिहेव करता है। आई रिपीट, एटम न्यूट्रल है, कैथोड रे ने स्ट्राइक करके उसका इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, उसने उसका इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल दिया तो पार्टिकल पे पॉजिटिव चार्ज आ गया। वो जो पॉजिटिव चार्ज वाली गैस बनेगी, वो आयोनाइज गैस जो बनेगी जिसपे पॉजिटिव चार्ज है, दैट विल मूव टुवर्ड्स नेगेटिव टर्मिनल एंड दैट विल बी ट्रीटेड एज एनोड रे। अब एवरी गैस हैज डिफरेंट नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, मतलब हर गैस का एटॉमिक मास अलग होता है। अगर गैस का एटॉमिक मास अलग होता है सभी गैसेस के लिए, तो सभी गैसेस के लिए चार्ज मास का रेशियो भी डिफरेंट होगा। और अगर चार्ज मास का रेशियो डिफरेंट होगा तो यही हमने पहले प्रूव किया था कि एनोड रेज में चार्ज मास का रेशियो गैस पे डिपेंड करता है, बिकॉज एनोड रेज आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम द गैस। सो दिस इज अबाउट द origin of the cathode rays and anode rays. With this topic, we have completed the discovery of the fundamental particles. In the next section, we will talk about the discovery of nucleus and the Rutherford's model of atom. Right? Hope I think you are comfortable with the topics we have completed. यहाँ तक के टॉपिक्स को आप conceptually read and revise कीजिए। There is no subjective question to be prepared. You need not to mug up anything. आपको बेसिकली जो पॉइंट्स लर्न करने हैं वो पॉइंट्स हैं चार्ज, मास और E by m के वैल्यूज। मतलब जितना डेटा हमने इस एक्सपेरिमेंट में यूज किया है, द नेम ऑफ द साइंटिस्ट, द ईयर ऑफ द डिस्कवरी एंड द मास, द चार्ज ऑफ द पार्टिकल्स, ये वैल्यूज लर्न करनी है। लेकिन एक्सपेरिमेंट्स को रटना नहीं है कि किस साइंटिस्ट ने कैसे क्या एक्सपेरिमेंट किया, ये सब सब्जेक्टिव क्वेश्चन का पॉइंट ऑफ व्यू नहीं है, राइट। स्टिल आप थोड़ा सा कैथोड रे एक्सपेरिमेंट या एनोड रे एक्सपेरिमेंट को सब्जेक्टिव क्वेश्चन में प्रिपेयर कर सकते हो, बट अगेन इट शुड बी इन योर ओन लैंग्वेज। यू नीड नॉट टू मग अप एनी स्पेसिफिक पॉइंट फ्रॉम एनी टेक्स्ट बुक और नोट्स, राइट। जस्ट हैव अ बेसिक आइडिया हाउ द एक्सपेरिमेंट वाज कंडक्टेड, व्हाट वाज इट्स कंक्लूजन, और वो आपका सब्जेक्टिव क्वेश्चन प्रिपेयर हो जाएगा, राइट। तो नेक्स्ट सेक्शन में हम स्टार्ट करेंगे थॉमसन मॉडल ऑफ एटम, रदरफोर्ड अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, एंड फ्रॉम दैट डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस एंड द रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम। होप you enjoyed the lecture. Let's meet in the next lecture.